नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका मनोविज्ञान की PYQ प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर एक और बहुत ही शानदार और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है RTE। और जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा और मेरे पीछे की स्लाइड पे देख रहे हैं, RTE 2009 और 2011। तो ये दो सेशन क्यों लिखे गए हैं? तो ये अलग अलग केंद्र में कब से RTE लागू हुआ और राजस्थान में वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसके संदर्भ में 2009 और 2011 ये दो सन यहाँ पर लिखे गए हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस जो है वही, मुख्य रूप से प्रैक्टिस का मतलब है वो PYQ ही है। किसी भी टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में उस टॉपिक के अंदर अपन कितने पारंगत हो गए हैं, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता उस टॉपिक के प्रश्न को हल करने की कितनी बढ़ गई है, किस लेवल तक की समस्या का सामना अपन कर सकते हैं, उस समस्या से जूझकर उस समस्या का समाधान अपन कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा अपन PYQ की प्रैक्टिस के आधार पर ही लगा सकते हैं। बाकी सबका अलग अलग सोचना होता है और अलग अलग तरीके से सब मेहनत करते हैं, लेकिन वर्तमान कंपटीशन के बढ़ते हुए युग में और जो अपने एक स्मार्ट तरीके से और मेहनत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कवर करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। तो अपन बिना वक्त गंवाए और स्टार्ट करते हैं। RTE 2009 और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो RTE 2011 उसके PYQ की सीरीज़ के अंदर जो 2020 सीरीज़ का मतलब यहाँ पर है कि अपन हर जो प्रैक्टिस से अपना सेशन होता है उसमें 20-20 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम गवाए बिना और अपन टॉपिक के अंदर अपने लेवल को, अपने अंदाज को, अपने ज्ञान को अपन परख सकें। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें क्या कहता है, अपन बिल्कुल इजी टू हार्ड प्रोसेस को अपनाते हुए कि बिल्कुल आसान से प्रश्न से लेकर के और हार्ड लेवल तक के प्रश्न जो पहले की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उस क्रम के अंदर मैंने इनको अरेंज किया है, क्लास है उसको शेड्यूल इसका सेट किया है। तो बिल्कुल आप एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं और अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क में पहले से आंसर को सेट करें कि कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है, गेस करें। एक तरह से ये न सिर्फ PYQ की सीरीज़ है, जबकि अपने आप में ये एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके द्वारा अपन मनोविज्ञान की तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो बच्चों को मुफ्त यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आसान सी बात कि RTE राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर फ्री और मुख्य रूप से कंपलसरी एजुकेशन की बात करी जाती है, तो यह अधिनियम है वो RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है रीट एग्जाम 2022 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है जो अभी पीछे के 3-4 साल के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको ऊपर आधुनिक ही मान सकते हैं। लेकिन कई बार अपन बहुत गहराई की तैयारी कर लेते हैं और एकदम सतही जो नॉलेज होता है वहाँ आकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? RTE 2009, अर्थात 2009 के अंदर ये अधिनियमित की गई बातें, यानी कि RTE 2009 के नाम से ये जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अपन आगे इसकी। तो देखिएगा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है देखिएगा, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। पिछले क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। किस वर्ष अधिनियमित किया गया मुख्य रूप से, हालांकि ये लागू है वो कब हुआ, ये बातें धीरे धीरे अगले क्वेश्चंस के अंदर आ रही हैं, इसी में आ रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जाना किस नाम से जाना जाता है? तो RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। और पिछले प्रश्न के अंदर यही एक क्वेश्चन निकल करके सामने आया था। अभी अपन देखते हैं तो RTE 2009 है वो देश में यानी कि सेंट्रल लेवल के ऊपर कब लागू किया गया? ये रीट एग्ज़ाम 2016 के अंदर, ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2023 में, ग्रेड 1 एग्ज़ाम 2022 में। तो देखने के अंदर अपने को एकदम सतही क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन बिल्कुल इन क्वेश्चंस के ऊपर अपने को गंभीरता से इनको लेना होता है। और यही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टफ लेवल का कोई क्वेश्चन होता है, वो अगर अपना गलत भी होता है, और गलत क्या होता है अगर उसको अपन छोड़ते हैं, अनुत्तरित प्रश्नों के अंतर्गत अगर रखते हैं उसको, कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक सामान्य क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को अगर अपन गलत कर बैठते हैं या उसको अपन अटेम्प्ट कर नहीं कर पाते हैं तो वो हमें कंपटीशन से बाहर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने को ध्यान में रखना होगा। तो RTE 2009 है वो देश के अंदर कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर? दूसरा ही ऑप्शन यानी कि B ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पर फटाफट अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, राजस्थान RTE नियम
यानी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से देखिए, ये जो अपन ने पहली स्लाइड के ऊपर या फिर आपने थंबनेल के ऊपर ही देखा कि आरटीई 2009 और 11 ये दो जो अलग अलग सेशन लिखे गए थे तो वो राजस्थान और केंद्र के संदर्भ में ही थे। बात करते हैं राजस्थान आरटीई नियम जो है, राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? तो राजस्थान के अंदर ये अधिसूचना जारी की गई 2009, 10, 11 या फिर 12। तो देखिए इसकी अधिसूचना जो जारी की गई थी वो मुख्य रूप से 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी और 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2011 से ये लागू हो गया था। कब, कहाँ? राजस्थान के अंदर। तो अधिसूचित कब किए गए थे? वर्ष 2011 के अंदर अधिसूचित किए गए थे राजस्थान में। इसीलिए ये मुख्य रूप से केंद्र के संदर्भ में आरटीई 2009 और राजस्थान के संदर्भ में आरटीई 2011 के नाम से ये जाना जाता है, जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है, यानी आरटीई जो नियम है वो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग, यहाँ पर भागों का मतलब है वो अध्याय से है, यानी इसके अंदर कितने मुख्य रूप से चैप्टर हैं वो शामिल किए गए हैं, कितने भाग शामिल किए गए हैं एवं कितनी धाराएं शामिल की गई हैं। कहाँ? राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में जो आरटीई लागू है 2011 से, तो उसमें कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं? देखिए अलग अलग ऑप्शन हैं, 8 भाग और 20 धाराएं, 10 भाग और 29 धाराएं, 10 भाग और 30 धाराएं, 8 भाग और 29 धाराएं। तो मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान के अंदर ये कितनी हैं? 10 भाग हैं और 29 धाराएं। राजस्थान के अंदर 10 भाग हैं या 10 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 29 धाराएं हैं। यदि अपन केंद्र के अंदर बात करें, यानी कि सेंट्रल लेवल के ऊपर आरटीई 2009 की बात करें, तो वहाँ पर 7 भाग हैं, 7 भाग, यानी अध्याय कितने हैं? 7 हैं और धाराएं हैं वो 39 हैं। शुरू में जब लागू की गई थी तब ये 38 धाराएं थी और उसके बाद में संशोधन के दौरान एक धारा और जोड़ दी गई और अभी वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? 39 हैं, 39 धाराएं हैं। तो मुख्य रूप से अपन इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि केंद्र में 7 भाग हैं वो 3 कम हैं, जबकि धाराएं हैं 29 की जगह 39, 10 जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात है सेंटर की। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 भाग हैं, यानी कि 10 अध्याय हैं और 29 क्या हैं? धाराएं हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस भाग के तहत 6 से 14 वर्ष। अब अगर बात करें वर्तमान में ये संशोधन होकर के, और वर्तमान में ये जो है राइट टू एजुकेशन है, ये 3 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में चूंकि ये क्वेश्चन जिस समय पूछा गया उस समय इसी संदर्भ में या मूल संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्तमान में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लागू किया गया था उस समय 6 से 14 वर्ष थे। वर्तमान में ये जो एज का क्राइटेरिया है वो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये किया गया 44, 48, 21A और 50। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आता है 21A, अनुच्छेद 21 के भाग क या भाग ए में, और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा यानी कि आरटीई जो अधिनियम है उसको शामिल किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार, अर्थात हर एक बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष और वर्तमान की बात करें तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो ये किस संशोधन के तहत ये बात शामिल करी गई? रीट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। तो ये बात पहला ही ऑप्शन है वो यहाँ पर अपना राइट है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और डायरेक्ट आप अपने नॉलेज को जाँचें और फिर टैली करें कि कौन सा आंसर आपका सही है या फिर गलत है। तो 86वां जो संविधान संशोधन था उसके अंदर आरटीई जो है उसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई नियम जो है 2009 उसके संदर्भ में या उसके संबंध में सही नहीं है? कौन सी विशेषता है वो सही नहीं है? तो देखिए
इसका खंड 26 का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से जो धाराएं हैं टोटल, उन धाराओं में से खंड या फिर अपन कह सकते हैं धारा, तो खंड या धारा खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है कि शिक्षक हैं उनके पद हैं वो मैक्सिमम कितने खाली रखे जा सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा खाली नहीं रहने चाहिए, इतने पद हैं वो भरे हुए होने चाहिए। ये सभी बातें, तमाम बातें हैं वो किस में शामिल हैं, खंड 26 में इसकी बातें करी जाती हैं। इसके बाद में जो RT 2009 है उसका खंड यानी उसकी धारा 28 शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र यानी कि ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है। इसके बाद में इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, इससे जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चे जो हैं वो मुख्य रूप से उनका ड्रॉप आउट होना और होना, सभी के लिए जवाबदारी होना, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाना, ये सभी चीज़ें हैं वो अध्याय 6 में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गहराई से जब पढ़ा हुआ होता है और जब अपने RT को पूरे को आत्मसात कर लिया होता है तो इस चीज़ का अपन जवाब दे पाते हैं। तो देखिए जो धारा 26 है वो बिल्कुल शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से ही जुड़ी हुई है। धारा 28 या खंड 28 है वो शिक्षकों को निजी यानी कि जो ट्यूशन प्रणाली है उसको प्रतिबंधित करता है, रोकता है। लेकिन अध्याय 3 है वो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है वो इसका अध्याय नंबर 5 है। ठीक है, अध्याय 6 है वो बिल्कुल बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित ही है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है, सही नहीं है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर 3। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है, ग्रेड फर्स्ट 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न जो अपना आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, राजस्थान में किस नाम से ये जाना जाता है। तो केंद्र के अंदर RTE 2009 के नाम से जाना जाता है, जबकि राजस्थान के अंदर ये 2011 के अंदर ही अधिसूचित किया गया और 1 अप्रैल 2011 को ही लागू किया गया। इसलिए राजस्थान में ये किस नाम से जाना जाता है, RTE अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। और अपन सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन देखिए एग्जाम का लेवल, HM 2011 हेडमास्टर की परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, ग्रेड 3 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, ग्रेड फर्स्ट में 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, तो बहुत ही मतलब कि एक सतही तौर के ऊपर पूछा हुआ प्रश्न, और अभ्यर्थी हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के इसको गलत करके आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा, आगे राजस्थान में क्या नाम है ये पढ़ते नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में, और RT 2009 राइट करके आ जाते हैं, बाद में आकर के देखते हैं कि ये तो गलत हो गया। तो बहुत ही केयरफुली अपने को क्वेश्चन को पढ़ने की और उसका आंसर देने की जरूरत है। RTE अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है राजस्थान के संदर्भ में। बात करते हैं आगे, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, अध्याय 4 है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी, लोकल जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो, और माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा का और पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना उससे संबंधित है, या फिर बालकों के अधिकार का संरक्षण करने से संबंधित है। तो देखिएगा ये चीज़ अपन पढ़ कर के आए हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऑप्शन देखे थे, और यदि आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो मुख्य रूप से समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य ये आते हैं अध्याय नंबर 3 में, ये अध्याय नंबर 3 के अंदर आते हैं मुख्य रूप से। अध्याय 4 है वो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को ही बताता है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये पाठ्यक्रम वाला पिछले क्वेश्चन के अंदर ही अपन ने देखा, वो अध्याय नंबर 3 के अंदर दिया हुआ था, और वहाँ पर मैंने बताया भी था कि ये अध्याय नंबर किस में आता है, 5 में आता है। तो यहाँ अध्याय नंबर 3, ये अध्याय 4, ये अध्याय 5 में पाठ्यक्रम है ना, ऐसे याद कर लेंगे, 5 में पाठ्यक्रम पूरा करना, और 6 में बालकों के क्या आते हैं, अधिकार आते हैं, उनका संरक्षण आता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अध्याय 4 के अंदर, और विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व कि विद्यालय है वो छात्र के प्रति या शिक्षण की प्रक्रिया है उसके प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं, और शिक्षकों की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये सभी अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 के अंदर देखिएगा,
आरटीई 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो यहाँ ये रीट 2021 के अंदर, ग्रेड 3 2023 में और HM 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा किस आयु वर्ग के लिए, तो जब शुरुआत करी गई तब यहाँ पर सीधा सीधा ये आंसर अपन दे सकते हैं 6 से 14 वर्ष के लिए, और वर्तमान में अगर ये बात करी जाए तो वर्तमान में 3 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, संशोधन करते हुए और बाकायदा ये बात लिखी गई कि जहाँ जहाँ भी 14 शब्द आता है वहाँ वहाँ शब्द को क्या पढ़ा जाए, 18 पढ़ा जाए। ठीक है, ये संशोधन करके ये बात शामिल की गई है आरटीई के अंदर। तो वर्तमान में ये आयु वर्ग है वो 3 से 18 है, और पहले ये कितना था, 6 से 14 वर्ष के लिए था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, यानी कि सभी को शामिल करने का सिद्धांत है, वो क्या है? HM 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एक तंत्रीय निर्णय करना, यानी कि अकेला HM वगैरह या कोई सिंगल बॉडी है वो डिसीजन करे। व्यक्तिगत कार्य करना, स्वयं के कार्यों को में उसमें लीन रहना। सहभागी उत्तरदायित्व, यानी कि सभी को साथ में शामिल करते हुए और जवाबदेही तय करना। निर्णय दृढ़ता, यानी कि जो डिसीजन है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, बिल्कुल रिजिड डिसीजन लिए जाए। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और सीधा सीधा आता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, मतलब सभी को शामिल करना, सहभागी उत्तरदायित्व। तो अपना आंसर चला जाएगा सी। आगे बात करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई 2009 की धारा 25, धारा 25 किससे संबंधित है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। धारा 25 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित है। बालकों की कठिनाइयों को दूर करने की जो, या फिर जो आरटीई से संबंधित जो भी कठिनाइयां आती हैं उसको दूर करने की केंद्र सरकार की जो शक्ति है, पावर है, उससे संबंधित। छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित, या फिर विद्यालय से संबंधित। तो यहाँ पर धारा 25 की बात जहाँ आती है तो धारा 25 है छात्र शिक्षक के अनुपात से संबंधित, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर जैसे 30 छात्रों पर 1 होगा, 60 के ऊपर 2 होंगे, 90 पर 3 होंगे। ठीक है, उसके बाद में संख्या बढ़ेगी तो उसमें एक अतिरिक्त HM का पद दिया जाएगा। ये सभी बातें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो मुख्य रूप से धारा 25 के अंतर्गत आती हैं, जो छात्र और शिक्षकों के अनुपात को तय करता है। और ये प्राथमिक में, उस प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो अलग अलग अनुपात है वो तय होता है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आरटीई 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसका भाग 17 का मतलब यहाँ धारा 17 से ही है, खंड 17 या भाग 17, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, धारा 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है। ठीक है, 17 अब कोई खतरा नहीं है ना, बच्चों को कोई खतरा नहीं है तो बच्चों को दंड से रक्षा करता है। शिक्षकों के लिए खतरा है, शिक्षकों को समझदारी से काम लेना पड़ता है। बच्चे हैं उनको बिल्कुल, उनके साथ में बिल्कुल फ्रेंडली जो वातावरण है उसको बना करके रखना होता है। इसका भाग 14 है, वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, यानी कि फीस लेने को प्रतिबंधित करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति जो है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, SMC है, उसका प्रावधान इसके अंदर है। इसका भाग 28 है, वो शिक्षकों को निजी ट्यूशन में निषिद्ध करता है। अब देखो ये सेंटेंस बार बार रिपीट होते हैं और उन्हीं में से कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी यहाँ पर ये ऑप्शन में है, अगली बार कोई इसी से क्वेश्चन बना करके रख दिया जाएगा कि शिक्षकों को निजी ट्यूशन निषिद्ध करने वाली धारा कौन सी है। तो 28, 29, 30 कुछ भी ऑप्शन दे दिए और यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या बनेगा, फिर वहाँ 28 बनेगा। तो बिल्कुल जो भाग 28 है वो शिक्षकों के ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है। भाग 21 है वो SMC के प्रावधान को तय करता है। धारा 17 है वो बिल्कुल बच्चों की दंड से रक्षा करती है। लेकिन इसका भाग 14 है, ये मुख्य रूप से बच्चों का जो एज प्रूफ है, उम्र जो है, उनकी आयु है, उसके प्रूफ को तय करने के लिए भाग 14 है या धारा 14 है। प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण को निषेधित करने वाली ये धारा 14 नहीं है, जबकि धारा 14 के अंदर एज ग्रुप है वो फिक्स किया जाता है। तो ये यहाँ पर
ठीक ठीक सुमेलित नहीं है। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, जो सही नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन इनको अच्छी तरह से अपन सारी धाराएं, सारे अध्याय जब अपने को क्रमशः याद हों तब अपन ऐसे क्वेश्चन हैं उनको कर पाते हैं। और आजकल बिल्कुल आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी बोर्ड हो, उनके अंदर ये इस तरह की जो प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले प्रश्न हैं वो पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आरटी 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री यानी कि सीखने के लिए जो मुख्य रूप से टीचिंग एड्स वगैरह हैं, कौन कौन से उनको ऐसे उपकरण हैं वो उपलब्ध करवाएं जिससे बच्चे हैं वो बहुत ही आसानी से सीख सकें। वो टीचिंग एड कौन उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो देखिए, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या शिक्षा मंत्रालय का, या फिर संसद का। तो मुख्य रूप से टीचिंग एड उपलब्ध करवाने का, अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका बनता है, राज्य सरकार का बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं कहता हूँ कि PYQ जो है वही अपनी तैयारी को बहुत ही उच्च लेवल के ऊपर ले जाने का आधार बनते हैं। तो इनसे बिल्कुल भी वंचित नहीं रहें। लगातार क्लास है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक भी करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना आंसर क्या चला जाएगा कि जो अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का जो दायित्व है वो किसका जाता है, राज्य सरकार का होता है। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, आरटीई 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा। अर्थात उस धारा का उपयोग करते हुए, उस अधिकार का उपयोग करते हुए जो राज्य हैं वो अपने नियमों के अंदर कुछ बदलाव, केंद्र सरकार के जो आरटीई 2009 के अंदर जो नियमावली तय की गई है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी नियमावली तय कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यह अधिकार जो राज्यों को दिए गए हैं वो धारा 38 के तहत दिए गए हैं, धारा 38 के तहत दिए गए हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? हालांकि वर्तमान में ये संशोधन करके यूं कह दिया गया है कि जहां भी प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शब्द आता है तो प्रारंभिक को प्रारंभिक और माध्यमिक ये साथ में पढ़ा जाए, और प्रारंभिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पढ़ा जाए, यानी साथ में माध्यमिक शब्द है वो जोड़ के पढ़ा जाए। यह संशोधन हो चुका है। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, HM एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न, रीट 2022, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023, तो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये। तो देखिए, वर्तमान समय के अंदर इसके अंदर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो शामिल हो चुकी है। लेकिन जब ये प्रारंभिक शिक्षा के अर्थ के अंदर पूछा जाता था तो पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो किसके अंतर्गत आती थी, आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत आती थी प्रारंभिक शिक्षा। इसमें पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक ही आती थी। अब जरूर इसके अंदर जो नई शिक्षा नीति और आरटी में संशोधन होने के बाद में और कक्षा 3 से लेकर के शामिल किया गया है और 18 वर्ष तक के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। तो 18 वर्ष तक की आयु को शामिल करते हैं और 6 साल का बच्चा है वो पहली कक्षा के अंदर अगर एडमिशन लेता है तो 12वीं कक्षा तक जाते जाते उसकी उम्र है वो कहाँ पहुँचती है, 18 वर्ष तक पहुँचती है। तो ये एज ग्रुप है वो वर्तमान में शामिल है। लेकिन पहले क्या था, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक की शिक्षा इसमें शामिल थी। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं आगे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। एक 10 वर्ष की आयु का बालक है जो पूर्व में कभी भी स्कूल में नहीं गया हो, तो किस कक्षा में प्रविष्टि के योग्य है? तो मुख्य रूप से उम्र के आधार पर ही आरटीई के अंदर एडमिशन होता है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, अपने को जब भी कोई एज दी जाए और उस एज के अकॉर्डिंग प्रविष्टि की बात करी जाती है तो अपन जो एज दी गई है उसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि 6 वर्ष का बालक है वो पहली कक्षा में प्रवेश पा जाएगा तो 5 तक प्रवेश नहीं लेगा, तो 5 घटा दीजिए। तो यहाँ पर सीधी बात है कि 10 वर्ष का बालक है तो उसने 6 वर्ष की उम्र में पहली में भाग लिया और इस तरह से जोड़ते जोड़ते अपन जाएंगे तो 10 वर्ष की उम्र के अंदर वो कहाँ भाग लेगा, मुख्य रूप से
कक्षा 5 के अंदर भाग लेगा, या फिर अपन जो एज दे रखी है उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, उस क्लास के अंदर वो भाग लेगा। तो 10 वर्ष का बालक है वो 5वीं क्लास के अंदर क्या करेगा, एडमिशन लेगा। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न आप लोगों का सभी का सही भी हो रहा होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 10 वर्ष का बालक है तो 5वीं क्लास के अंदर उसका एडमिशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति, यानी कि मुख्य रूप से जब उनकी जांच वगैरह होती है तो पहले बच्चों का नामांकन का सत्यापन कौन करता है, बच्चों के एडमिशन उनके नामांकन का सत्यापन कौन करता है, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है वो कौन है। तो ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचार्य तय करता है जो कि कोई पीओ स्कूल होती है उसका, या फिर राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये नामांकन का सत्यापन किया जाता है, या फिर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BEEO उसके द्वारा तय किया जाता है, या फिर विद्यालय के HM के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो देखिए ये कार्य नामांकन को सत्यापित करना अंतिम क्षतिपूर्ति से पूर्व है, जितनी भी जांचें होनी हैं उससे पूर्व है, और मुख्य रूप से बच्चों के नामांकन को सत्यापित करना ये कार्य होता है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का, अर्थात ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर BEEO का ये कार्य होता है। तो ये सत्यापन कौन करेगा, ऑप्शन नंबर सी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट प्रश्न आज की इस सीरीज का। तो RTE 2009 के अनुसार कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा। तो देखिए अध्यापकों के प्रशिक्षण को और उनके मानकों को विकसित करना, उनके स्टैंडर्ड को डेवलप करना और उनको लागू करना, इंप्लीमेंट करना HM एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ये कार्य करेगी, स्थानीय सरकार ये काम करेगी, लोकल बॉडीज हैं वो, या फिर राज्य सरकार ये कार्य करेगी, या केंद्र सरकार ये कार्य करेगी। तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण जो है वो मुख्य रूप से NCERT के तहत और होने वाला एक प्रोग्राम होता है, और इसका जो उनको डेवलप करना और ये प्रोग्राम लागू करना, अलग अलग प्रशिक्षण करवाना, ये सभी किसके उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं, तो ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन है वो सही चला जाएगा। आगे बात करते हैं अगले और आज के इस सेशन के लास्ट प्रश्न की। तो देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन यानी कि प्रवेश है वो किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके अंदर बिल्कुल अपने को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अपन अगर ऑप्शन को देखें तो देखिए बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि अमीर है तो उसको उच्च कक्षा में ले लो, गरीब है तो इसको निम्न कक्षा में रख दो, ऐसा कोई भी प्रावधान है वो वर्तमान प्रजातांत्रिक सिस्टम में नहीं हो सकता। माता पिता की शिक्षा कि अगर माता पिता पढ़े हुए हैं तो उसको उच्च कक्षा में ले लो, नहीं पढ़े हुए हैं तो निम्न कक्षा में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन है वो पॉजिटिव फैक्टर अपने सामने पेश करते हैं कि बच्चे की क्षमता, उसकी कैपेसिटी किस क्लास में जाने की है और बच्चे की उम्र की, उसकी एज क्या है। लेकिन RTE जो है वो तो मुख्य रूप से वर्तमान में देखा जाए तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यानी उम्र को ही, कक्षा 6 का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेगा, यानी कि बच्चे की उम्र है वो तय करेगी कि बच्चे को कौन सी कक्षा में, किस कक्षा के अंदर एडमिशन दिया जाए। तो अपना RTE के तहत अपना आंसर जो जाएगा वो जाएगा बच्चे की उम्र, अर्थात ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के अंदर जो 20 प्रश्न हैं उनके अंदर निश्चित तौर पर आपके 18-19 प्रश्न, 18-19 या 20 प्रश्न हैं वो सही हुए होंगे और आराम से इतने क्वेश्चन हैं वो सही किए जा सकते हैं। अगर नहीं भी हुए हैं तो RTE को ठीक से पढ़ लेने के बाद में आराम से इस लेवल तक आपकी तैयारी है वो पहुंच जानी चाहिए वर्तमान कंपटीशन के अकॉर्डिंग। मनोविज्ञान एक ऐसा शानदार सब्जेक्ट है जो बहुत ही अच्छा सहयोग दे करके जाता है। तो लगातार चैनल के ऊपर बने रहें, वीडियोज़ और चैनल को अपना प्यार प्रेम आप दें। मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी वो अपनी इस फ्री मुहिम के अंदर और आपकी प्रैक्टिस की सीरीज़ के अंदर, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करवाए जा सकते हैं वो करवाने का मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा। लगातार जुड़े रहिए और चैनल के ऊपर आने के लिए और वाचिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ।